खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ये बुलेटिन खास है इसलिए क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमसे जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर आपसे रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो या क्राइम की खबर हो या फिर और कोई खबर हो, आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा भी करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी वो बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ 4 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। ये 4 रिपोर्टर्स बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जुड़ गए हैं। राजस्थान से अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वही पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और शरद व्यास हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे रेजिडेंट एडिटर बिहार से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीकांत प्रत्युष। श्रीकांत, आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं? बिहार की गर्मा गर्म चाय आप पी रहे सुबह सुबह, सब लॉकडाउन में इसी तरह बंद है, तो क्या गर्मा गर्म खबरें इस वक्त बिहार की हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब कोरोना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कल तक तो सभी लोग कोरोना को लेकर ही चिंतित थे, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना को लेकर राजनीति शुरू हुई है उससे कोरोना पिछड़ता हुआ दिख रहा है, राजनीति आगे बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी एमएलए को विशेष पास मिल गया था अपनी बिटिया को राजस्थान के कोटा से वापस लाने के लिए, और वो मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि अब सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। खबर ये है कि अब जो जेडीयू ने है उसने मांग कर दी है बीजेपी एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की, और बीजेपी चुप्पी साधे हुई है। बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जेडीयू की मांग है कि विधायक ने नियम कानून को तोड़ा है, विधायक ने मौका दिया है नीतीश कुमार पर विपक्ष को हमला करने का, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमले किए जा रहे हैं, और नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं वो सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ है, धरती पर हैं या आकाश में हैं या पताल में हैं। तो जिस तरह से कोरोना को लेकर सबको एकजुटता दिखानी चाहिए थी, वो एकजुटता दिख नहीं रही है और सभी लोग राजनीति में मशगूल हो गए हैं। इसी तरह से मैं अभी झारखंड से बता दूं, मैं झारखंड अभी आया हुआ हूं। झारखंड में भी खूब राजनीति हो रही है। हेमंत जो है उनको शिकायतें जरूर है केंद्र सरकार से कि मदद जितनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पा रही है, लेकिन हेमंत सरकार बिल्कुल लड़ाई के मूड में नहीं है केंद्र सरकार के साथ। लेकिन उनके ही सहयोगी कांग्रेस पार्टी के सारे मंत्री लगातार हमला बोल रहे हैं मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर। तो लग रहा है कि हेमंत और झारखंड सरकार, दो सरकार, हेमंत सरकार और कांग्रेस सरकार, दो सरकारें झारखंड में चल रही हैं, और कांग्रेस सरकार अपने स्तर पर वाहवाही लूटने के लिए अपने तरीके से सरकार चला रही है, और हेमंत अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं। तो झारखंड में भी राजनीति शुरू हो गई है, बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड के लिए बुरी खबर यह है कि कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 4 नए केस सामने आए हैं, और इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। तो झारखंड सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन झारखंड सरकार कह रही है कि 4 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, और जो सरकार है बड़े स्तर पर काम भी कर रही है चिकित्सा के क्षेत्र में भी, और जो लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए भी। वाकई झारखंड में जो चल रहा है भात दाल योजना और मुख्यमंत्री किचन योजना, वो बहुत काबिले तारीफ है। हर दिन 5 लाख 6 लाख लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं। खाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये कितना दिन तक खाना झारखंड सरकार खिला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और श्रीकांत, कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज्यादा यही जरूरत है कि उन गरीब मजदूरों की मदद की जाए, उन गरीब लोगों की मदद की जाए जो इस समय बहुत जरूरत में है, जो इस वक्त बहुत परेशानी में है। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए राजस्थान से, लगातार उनसे भी बातचीत करेंगे। अरविंद, राजस्थान की क्या कुछ बड़ी खबरें होने वाली है? भीलवाड़ा मॉडल जिसकी तारीफ देश भर में की जा रही थी, लेकिन अब वहां पर भी कल देखने को मिला जिस तरीके से कुछ केसेस पॉजिटिव आए, तो क्या लगता है आगे राजस्थान में आंकड़े कुल कितने हो गए हैं लगभग?
कोरोना को लेकर टेंशन है, लेकिन आज जो शुरुआत हम करेंगे वो बताएंगे कि राजस्थान में जो मौसम है वो बिल्कुल पलट चुका है। अप्रैल का महीना जहां राजस्थान में इस वक्त तेज गर्मी पड़ा करती है, तो ऐसे में आज सुबह से जो बारिश हो रही है उससे लोगों को काफी राहत मिली हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का जो मौसम है, बादलों की आवाजाही वो लगातार जारी है और हल्की बूंदें जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। पूरे राजस्थान में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जयपुर समेत 19 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं तेज चल सकती है। इसके साथ ही बारिश भी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि अब किसानों के लिए कोई ज्यादा चिंता की बात यहाँ नहीं है। हालांकि जो कृषि जिन्स है वो इस वक्त मंडियों में पहुंची है, तो वहां पर जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मंडी प्रशासन की ओर से की जाती है कि किसी भी तरह से जो कृषि जिन्स जो लेकर के आते हैं कृषक, उनकी जो खेती है वो यहाँ पर खराब नहीं हो, उनकी फसल जो है वो यहाँ सुरक्षित रहे, इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन मौसम है वो यहाँ पर काफी ठंडा हो चुका है और सुबह से ही लगातार बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। तो वहीं जो 19 जिले हैं उसमें जयपुर, जोधपुर और ये अन्य जो जिले हैं, भीलवाड़ा भी उसमें शामिल है, यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इसके साथ ही यदि कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना के लगातार जो नए मामले हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं और अब से करीब 1 मिनट पहले ही जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, आपको बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 47 नए कोरोना पॉजिटिव राजस्थान में पाए जा चुके हैं और इसमें से 10 नागौर में है, 2 हनुमानगढ़ में, 1 अजमेर में और 12 लोग जयपुर के शामिल हैं, जबकि 2 कोटा और 20 लोग जोधपुर के इसमें शामिल है। इस तरह से कहा जा सकता है कि अब जो संख्या है वो बढ़कर के 1935 यहाँ पर हो चुकी है और करीब 1935 जो लोग हैं वो यहाँ कोरोना पॉजिटिव है, इस वक्त की बड़ी खबर। और यदि कल की बात करें तो 153 नए मरीज जो है वो यहाँ पर सामने आए थे, उसमें से अकेले जयपुर में करीब 68 जो पेशेंट्स थे वो इसमें शामिल थे। और यदि आज जिलों की बात करें तो 12 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद में जयपुर में जो कोरोना पॉजिटिव उनका आंकड़ा 737 यहां पर पहुंच चुका है। वहीं जोधपुर में 20 कोरोना पॉजिटिव के साथ ये जो आंकड़ा है वो 307 पर यहां पहुंच चुका है। जोधपुर दूसरे नंबर पर यहाँ पर आया। वहीं अजमेर में पिछले 2 दिन में करीब जो संख्या है वो 100 पहुंच चुकी थी और आज 1 नया पॉजिटिव मिला। इसके बाद में 104 जो पॉजिटिव है यहाँ पर हो चुके हैं। भरतपुर में 103 पॉजिटिव हैं। इसी तरह से यदि बात करें कोटा की तो कोटा में 116 पॉजिटिव है। और भीलवाड़ा की यदि बात करते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा में जो मॉडल था उसकी सभी जगह तारीफ हो रही थी, लेकिन अचानक से कल यहाँ पर 5 जो नए पॉजिटिव है वो यहाँ पर सामने आए और ऐसी स्थिति में अब जो 28 लोग थे उनका आंकड़ा बढ़कर के 33 हो चुका है। हालांकि जो 28 थे वो रिकवर हो चुके हैं, उनमें से 2 की डेथ हो गई थी, जबकि 26 को यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आने के बाद में उनको क्वारंटाइन रखा गया है और होम आइसोलेशन में कुछ को भेज दिया गया है। जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हुआ उनको अब होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। लेकिन 5 नए रोगी यहाँ पर सामने आ चुके हैं। 5 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आने से कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो भीलवाड़ा मॉडल पहले लागू किया था वही मॉडल अभी तक वहां पर लागू है। महाकर्फ्यू की जो स्थिति है वो भीलवाड़ा में इस वक्त है। वहीं जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर के करीब 45 जगहों पर इस वक्त कर्फ्यू है, चाहे उसमें रामगंज और परकोटा जो पूरा इलाका है वो पहले से ही कर्फ्यू में था। उसके अलावा बाहरी इलाकों की बात करें तो जयपुर का करीब जो बड़ा इलाका है वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद में उनमें भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस तरह से कहा और कर्फ्यू लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है इस वक्त जयपुर में, क्योंकि राजस्थान में अगर हम देखें तो जयपुर में भी कई ज्यादा मरीज सामने निकल कर आए। अरविंद, लगातार मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन आपको हम बता दें कि तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आगे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार लॉकडाउन के बीच लगातार जो केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हो जाते हैं। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों से और ब्रेक के बाद सीधे मैं जाना चाहूंगी मध्य प्रदेश। हमारे साथ शरद व्यास जुड़े हुए हैं। शरद, मध्य प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं कोरोना वायरस को लेकर, क्या ताजा अपडेट सामने आया है अब तक? देखिए, मध्य प्रदेश में थोड़े राहत की स्थिति इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो इजाफा लगातार हो रहा था उसमें कमी देखने को मिली है। 1557 के आसपास अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंदौर में तकरीबन 953 मरीज हैं, जिसमें 53 की डेथ हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव होने के तहत। इसके अलावा भोपाल की बात करें तो 303 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पर अब तक हो चुके हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो 80 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। तो ये आंकड़ा बेहद थोड़ा संतोषजनक इसलिए क्योंकि अन्य प्रदेशों में जिस तुलना में लगातार बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में उस तुलना में नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं संतोष की बात यहाँ पर है। लेकिन 28 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव जरूर पाए जा रहे हैं, जिसमें इक्के दुक्के 1-2 से 4 लोग 5 लोग ऐसे संख्या में माने जा रहे हैं जो कि ऑरेंज जोन में माने जा सकते हैं।
इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं राज्य शासन ने कई कड़े निर्देश दिए हैं और संभव तो ये माना जा सकता है क्योंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक निजी वक्तव्य के दौरान उन्होंने एक बात कही है कि आने वाले समय में 3 तारीख तक स्थिति कंट्रोल में नहीं होती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन है वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि जिस तरह से स्थितियां लगातार अभी जिस तरह की कंट्रोल होनी चाहिए वैसी कंट्रोल अभी तक नहीं हो रही है। इस बीच में जो देश की कैबिनेट ने जो फैसला लिया था कि किसी भी डॉक्टर या पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले के ऊपर अध्यादेश जारी किया और 7 साल की सजाए का प्रावधान रखा गया, 2 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है, उसी अध्यादेश का पालन करने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया है कि किसी भी डॉक्टर के ऊपर या किसी पुलिसकर्मी के ऊपर, किसी भी ऐसे वॉरियर के ऊपर जो कोरोना को रोकने में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई हमला होता है, कोई किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व गतिविधि को संपन्न करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको उस अध्यादेश के तहत ही सजा दी जाएगी जो वर्तमान में पारित किया गया है मोदी कैबिनेट के द्वारा। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा फैसला माना जा सकता है। सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र का काम दिया गया है। एक सुखद बात यही है कि किसी प्रकार के जो ज्यादा मरीज है उनकी मरने की संख्या में भी कमी आई है, साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात मानी जा सकती है। हालांकि इंदौर की बात करें तो इंदौर में MGM मेडिकल कॉलेज है जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश का। उसमें जो डॉक्टर है और डॉक्टर की पत्नी सहित उसके बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत चिंता की बात जरूर है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने की स्थिति में शासन प्रशासन लगा हुआ है। तो स्थिति लगभग कभी चिंताजनक नहीं है। हालांकि इस बीच में आर्थिक गतिविधियों को संपन्न कराने के लिए शिवराज सिंह चौहान और उनका जो तमाम पंच मंत्रिमंडल जो है उनका लगातार काम कर रहा था कि आर्थिक गतिविधियां किसी प्रकार से खराब ना हो। इसके लिए उद्योगों को अलग से गाइडलाइन जारी की गई है कि किस तरह से उनके उद्योग संचालित होंगे, किस तरह से उनको अपने मजदूर या जो कामगार होते हैं उनको रखना है और क्या गाइडलाइन के तहत उनसे काम करवाना है। तो ये सब चीजों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। तो फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है, कंट्रोल में स्थिति है। आने वाले समय में स्थिति और कंट्रोल में होगी, इसकी उम्मीद जताई जा सकती है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा है कि सिचुएशन के हिसाब से लॉकडाउन को बढ़ाने पर भी सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। लेकिन शरद, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल जिस तरीके से कुछ रोज पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया शिवराज सिंह चौहान ने, 5 मंत्रियों ने शपथ भी लिया, क्या अभी कोई ऐसी खबरें हैं कि कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा? देखिए, मंत्रालय का वितरण हो चुका है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है जिन्हें गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ उन्हें कोविड-19 के संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जो गाइडलाइन होती है उसके तहत उनको निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि आपको इन विभागों के साथ साथ इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तुलसी सिलावट की, तो उनको जल संसाधन दिया गया क्योंकि जल की आपूर्ति के लिए एक जिम्मेदार विभाग है, उसके लिए उनको जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ उनको इंदौर का भी जिम्मा दिया गया, इंदौर संभाग का। तो इंदौर में आज तुलसी सिलावट बैठक करने जा रहे हैं अधिकारियों के साथ और बैठक करने के साथ साथ आगामी रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरह से इंदौर में फैलते हुए कोरोना को रोकना है। भोपाल की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। गोविंद सिंह राजपूत है जिनको ग्वालियर और चंबल की जिम्मेदारी दी गई है। इनको खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दिया गया है। यानी कि खाने पीने की चीजें जो होती हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी ना हो, उन सब चीजों की तरफ विशेष उनका ध्यान रहेगा, तो उनको वो जिम्मेदारी दी गई है। मीना सिंह की बात करें तो इनको अन्य दूसरा विभाग दिया गया जिसके माध्यम से ये अलग क्षेत्र में काम करती हुई नजर आएगी। इनको शेड्यूल और उस तरफ का पूर्वी क्षेत्र का उनको क्षेत्र दिया गया है। इस तरह से विभागों का वितरण यहाँ पर हो चुका है और विभागों वितरण के साथ साथ सभी मंत्री लगभग अपने काम पर भी लग चुके हैं। तो ये विभागों के साथ साथ उनको कोविड-19 के तहत भी मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी दी कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए आपको किस किस तरीके से काम करना है, कहाँ काम करना है और कैसे बेहतर काम किया जा सकता है, इन सभी चीजों पर बातचीत हुई है। इसको लेकर कल भी बैठक हुई थी, उसके पहले एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और ये तय किया गया है कि हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में फीडबैक भी लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि आगामी रणनीति क्या हो। लेकिन सभी मंत्रियों ने इस पर आश्वस्त किया है आने वाले समय के लिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अधिकारियों का इसमें खास बात ये भी कि अधिकारियों का भी समूह बनाया गया है। प्रत्येक मंत्री के साथ साथ 2 से 3 IAS अधिकारियों को शामिल किया गया है उनकी टीम में और 2 से 3 IAS अधिकारी जो है वो लगातार काम करते हुए नजर आएंगे। इन्हें तकरीबन मान सकते हैं कि
12 से 15 आईएएस है और इसके अलावा 5 मंत्री है और खुद मुख्यमंत्री, यानी कि एक आईएएस की टीम, मंत्रियों की टीम, इन्हें कार्यपालिका और जो नीति निर्धारक होते हैं, जो नीति पालिका होते हैं, वो मिलकर एक बेहतर रणनीति बनाएंगे मध्य प्रदेश के आगे भविष्य के लिए कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी ना फैले। मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु इस तरह का मॉडल तैयार करे कि अन्य राज्यों में भी संचालित हो सके। तो इस तरह की तैयारियों को लेकर लगातार काम की जा रही, क्योंकि वैश्विक समस्या है और उस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए लगातार जो भी निर्देश, जो भी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है बेहद ही सख्ती से। बहुत बहुत जिस तरीके से देखा गया, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है हमें शरद। अब हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की खबर जानने के लिए। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की आज? अंशिका, देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये करीब 1500 के आसपास पहुंच गई है। कल संख्या 1450 के आसपास थी। आज केजीएमयू से अभी रिपोर्ट आई है जिसमें 30 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कुछ सैंपल की रिपोर्ट जारी की है। जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट अभी तक कोरोना से मुक्त था, वहाँ पे भी 8 कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। लेकिन सुखद खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश में 11 ऐसे जिले हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जहां पे कोरोना पॉजिटिव के केस थे, लेकिन अब उनका इलाज करने के बाद ठीक कर दिया गया है, उनकी छुट्टी कर दी गई है। और सरकार ने निर्णय लिया है कि उन जिलों में औद्योगिक इकाइयां शुरू कर दी जाएंगी, जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पिछले सप्ताह एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की आज इंटरनल बैठक होगी, चूंकि मुख्यमंत्री को भी रिपोर्ट देनी है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए उसकी रणनीति पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे अपने टीम 11 के साथ। खास बात खबर ये निकल करके आ रही कि मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि जेल प्रशासन इसके लिए हर संभव कदम लगातार पहले से उठा रहा था। दूसरी तरफ खास करके लखनऊ में लॉकडाउन के उल्लंघन की कल कई सारी तस्वीरें लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आई है। उसको लेकर के भी डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी जिला एसएसपी और डीएम को निर्देश जारी किए कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, क्योंकि कल लखनऊ में भी चाहे लोहिया पथ के पास रोड पे हो एक महिला के द्वारा लगातार हंगामा किया गया, लॉकडाउन का उल्लंघन। और दूसरी तरफ जो सदर इलाका है जहां पे सील किया गया, वहां पे पुलिस पे पथराव हुआ जिसमें चोट आई। कई और जिलों से ऐसी तस्वीरें आई। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सख्त पहले से ही एक गैंगस्टर राष्ट्र के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब जो केंद्र सरकार ने कानून खास करके डॉक्टरों के लिए बनाया, अगर उनके ऊपर हमला होता है तो उस निर्णय का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्वागत किया है। यानी अब ऐसे लोगों पे पहले से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही थी, अब कानून बन जाने के बाद और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ चूंकि अब मौसम को देखते हुए गेहूं के फसलों को काटने के लिए सरकार ने पहले निर्देश दिया है कि कोई भी कृषि यंत्रों को न रोका जाए। गेहूं की फसल की कटाई है, उसके साथ साथ जो फसल कट रही है, जो किसानों को गेहूं बेचना है, उसके लिए सभी केंद्रों पे अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध रहे, तत्काल किसानों के गेहूं खरीदे जाए। उसको लेकर के भी सख्त निर्देश सभी जिला अधिकारियों के साथ साथ जो संबंधित खाद्य रसद विभाग के अधिकारी हैं उनको दिए जा चुके हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही होगी तो कठोर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ और लैब की उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई संख्या, लेकिन और बढ़ाने के लिए सरकार निर्णय ले रही है कि हर मंडल में लैब की स्थापना के साथ साथ जिले में भी लैब की स्थापना को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, क्योंकि लैब की संख्या भी उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाने पे और बड़े स्तर पे जांच हो सके, उसको बढ़ाने पे भी सरकार बैठक कर रही, निर्णय ले रही है। दूसरी तरफ खादी ग्रामोद्योग विभाग पर्याप्त मात्रा में मास्क उपलब्ध कराने के लिए अपने सभी विभाग के साथ साथ अन्य कई लोगों की मदद से पर्याप्त मात्रा में 40 करोड़ से भी ज्यादा मास्क उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराने का सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसको लेकर के भी लगातार सरकार काम कर रही है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पूरे घटनाक्रम का, चाहे स्वास्थ्य हो या फिर राहत आयोग जो कंट्रोल रूम खोला गया है, जहाँ पे किसी को अगर दिक्कत है तो फोन कर सकता है, वहाँ से सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उसको लेकर के भी सभी जिलाधिकारियों को अलग अलग चीज़ों के लिए मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देश दिए गए। दूसरी तरफ सीएम हेल्पलाइन 1076 भी नंबर जारी पिछले दिनों से ही लगातार उस पर काम कर रहा है। उस पर जो भी शिकायतें आ रही है उस पर तत्काल एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री आज इन सभी मुद्दों को लेकर के बैठक एक बार फिर से करेंगे, लोगों
लोगों को खास सामग्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। तबलीगी जमात से अब तक कितने लोग पकड़ में नहीं आए, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया है, उनको हिरासत में लेकर के उनको क्वारंटाइन, उनका सैंपल लिया जाए। उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में जो लगातार डॉक्टरों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ हमले की बात आ रही, उसको भी बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी और सख्ती से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के भी अहम चर्चा आज की बैठकों का दौर जारी है और लगातार सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें लोग, इसको लेकर हर राज्य की सरकार सतर्क नजर आ रही है। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।